प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। लेकिन उससे पहले अभी तक की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन। राज्यसभा में 121% तो लोकसभा में 111% रही उत्पादकता। जी समेत कई महत्वपूर्ण बिल हुए पारित। लोकसभा अध्यक्ष की पीएम मोदी और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात। बंगाल की एसआईआर सूची से अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। चुनाव सदन ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त किए माइक्रो ऑब्जर्वर। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा। शेख हसीना के घर समेत भारत के सहायक उच्चायुक्त के निवास पर हमला। सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। हैदराबाद दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। माई आयुष पोर्टल और आयुष मार्ग भी लॉन्च करेंगे पीएम। संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। वहीं विकसित भारत जी विधेयक, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 और सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पारित हुए। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। राज्यसभा में इस सत्र में कार्य उत्पादकता 121% रही। उच्च सदन के सभापति के तौर पर यह सत्र राधाकृष्णन का पहला सत्र था और सदन की कार्रवाई के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने उपसभापति हरिवंश, सदन के सदस्यों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी। I extend my appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Approach the festive season and the turn of the year. I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honorable members and their families for Christmas and the New Year 2026. लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र की कार्रवाई समाप्ति से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए सत्र की उपलब्धियों, कार्य संस्कृति और सांसदों के सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें हुई। इस दौरान विभिन्न विधायी और अन्य कार्यों के चलते इस सत्र की उत्पादकता लगभग 111% रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों तथा लोकसभा सचिवालय और मीडिया के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।
संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद मौजूद रहे। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसमें कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसद शामिल हैं। सदन में खराब आचरण को लेकर दिए गए नोटिस में निशिकांत दुबे ने मांग की है कि इन सांसदों को अगले सत्र यानी बजट सत्र तक सदन की कार्रवाई में शामिल होने से रोका जाए। और कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता। और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या टीएमसी के डिक्शनरी में, डीएमके के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीज़ों के लिए भड़काते थे। 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे, अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। और इस खबर पर और बात करने के लिए अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो एक तरह से अंतिम तस्वीरें हम देखें शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता चाय की टेबल पे हैं, तो वो जो दृश्य है और 8 सांसदों के रवैये को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, किस तरह से वो 8 सांसद जो हैं उनके आचरण को लेकर निशिकांत दुबे ने जो आपत्ति दर्ज कराई है, उसे कैसे देखा जा रहा है और क्या सदन पूरी तरह समाप्त होने के बाद इन तस्वीरों के साथ खत्म हो रहा है या जो आचरण 8 सांसदों को रहा उसको याद करते हुए? देखिए ऋतु, अगर आज हम इस समापन की बात करें, इस सत्र के समापन की बात करें, तो अच्छी यादों के साथ तो कम से कम नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष ने, सरकार ने काफी कोशिशें की हैं ज्यादा से ज्यादा कामकाज हो सके, और ये इस बार देखने को भी मिला है। कई जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो पास हुए हैं, काफी विषयों पर चर्चा हुई है, और उनमें तो ऐसे विषय भी हैं ऋतु जिन पर विपक्ष की लगातार मांग थी, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है कि जब आज सदन समाप्त हो रहा था, शीतकालीन सत्र, तो जिस तरीके से आज टेबल पर जो विपक्षी सांसद चढ़ गए, ये बिल्कुल भी एक तरीके से अच्छा आचरण लोकतंत्र के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तस्वीरें पूरे देश और दुनिया के लोग इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये आचरण कर कौन लोग रहे थे? ये वो लोग थे जिनके ऊपर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी होती है, जिन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं, जनता इनको चुनकर भेजती है। और इस बात के लिए तो देखिए ऋतु, कई बार हमने भी ये बातें बताई हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि सदन तो चर्चा के लिए ही है। आप लोग हमें अपना प्रस्ताव दीजिए, आप बताइए इस बात को किन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जब चर्चा होने के बावजूद भी लगातार हंगामा होता रहे, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें थोड़ा दुखी तो जरूर करती हैं। और निश्चित तौर पर आज निशिकांत दुबे ने इसीलिए ये हनन प्रस्ताव जो है ये आज रखा है। तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात भविष्य में जरूर होगी कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने के लिए, क्योंकि जो नए कानून बनते हैं उन कानूनों में विपक्ष की भूमिका रहे तो एक अच्छा मैसेज जरूर जाता है। लेकिन इस सत्र के दौरान तो कम से कम ये बातें देखने को नहीं मिली विपक्ष की तरफ से। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि महत्वपूर्ण बिलों को सरकार ने इसी हंगामे के बीच में पास कराने की भरपूर कोशिश की। और आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने तो आज 12, 1, 2 रात को 2 बजे तक भी सदन चलाया, और इसी वजह से क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। बिल्कुल अनुज, सदन की उत्पादकता पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जिस तरह से इन 8 सांसदों का आचरण रहा है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को भी पता चले, क्योंकि आज आखिरी दिन था शीतकालीन सत्र का। आखिर ये 8 सांसद कौन कौन सी पार्टी के हैं, ये कौन कौन से सांसद हैं जो लगातार हम देख रहे थे
और सिर्फ इस शीतकालीन सत्र की बात नहीं अनुज, पिछले कई समय से विपक्ष का विरोध सदन के भीतर धीरे धीरे एक तरह से जो तरीका है सदन के भीतर का विरोध का, उसको बदलता हुआ दिखाई दिया। नाराजगी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की समय समय पर सामने आती रही। प्लेकार्ड मना किए गए, लेकिन प्लेकार्ड के साथ आए कागज फाड़ने को मना किया गया, ये फाड़े गए हैं, बिल की प्रतियां फाड़ी गई हैं। तो आज आखिर वो तमाम सीमाएं लांघते हुए आखिर ये कौन कौन से सांसद हैं जो टेबल पर चढ़ गए अपने विरोध को दिखाने में? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदर्शन करना एक अलग बात है और प्रदर्शन के तहत हंगामा करना, बिल की कॉपियां फाड़ना, और सबसे बड़ी बात है हमने तो कल भी देखा जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे, उनके मुंह पर पर्चियां फाड़कर फेंकी जा रही थी। आप देखिए किस कदर, किस हद तक जो है इस तरह की हरकतें विपक्ष के सांसदों की तरफ देखने को मिली हैं। आज उसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं, टीएमसी के भी सांसद हैं, अन्य कई विपक्षी दलों के सांसद थे जो इस तरह के हंगामा कर रहे थे और हमने देखा कि वो टेबल तक भी ऊपर चढ़ गए। और सर्वदलीय बैठक में देखिए जब भी किसी तरह की कोई बात होती है, नाराजगी होती है, विपक्ष की तरफ से कोई प्रदर्शन किए जाते हैं, हंगामा किया जाता है या मांग की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष हमेशा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं और सबसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पहले से चर्चाएं प्रस्तावित हैं या बिल विधेयक पहले से प्रस्तावित हैं उनको पूरा होने दीजिए और उसके बाद हम उसमें सदन में हम उसको भी बाकी जो चर्चाएं हैं विपक्ष चाहता है उसको भी कराएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोकसभा अध्यक्ष ने तो ये भी सबके सामने इस बात को भी रखा कि 6 बजे का कोई समय नहीं है सदन को खत्म करने का, आप 12 बजे तक बैठिए, हम चर्चा कराएंगे, पूरी रात बैठिए, रात को 2 बजे तक बैठिए, चर्चा कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चाओं में भाग ना लेना, सिर्फ राजनीति के नाम पर एक इस तरह का मैसेज देना कि वो जनता की आवाजों को उठा रहे हैं सदन के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, क्या इसे ही आवाज उठाना बोलते हैं या हंगामा करना बोलते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र के अंदर आलोचना, समालोचना, प्रदर्शन सबकी बिल्कुल अनुमति है और उसका एक तरीका है, उसकी जगहें निश्चित हैं। लेकिन इस तरीके से हंगामा करना, बिल्कुल आपने ऋतु सही कहा कि एक अच्छी याद है, तो कम से कम लोकतंत्र में ये अच्छी यादें नहीं है इस मानसून सत्र की विपक्ष की तरफ से जो आज तस्वीरें देखने को मिली। और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बात पर सोचना होगा और कम से कम उनके जो बड़े नेता हैं उनको सोचना होगा कि आप नई युवा पीढ़ी को जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको आखिर आप क्या सिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में बिल्कुल अनुज, और इससे पहले भी कई बार अपने आचरण को लेकर सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है ये पिछली कई सीमाओं को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जहां एक तरफ हम उत्पादकता देख रहे हैं दोनों ही सदनों की, और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जिन्हें सरकार पास कराने में कामयाब रही इस सत्र में, लेकिन कुल मिलाकर सरकार का जो ध्येय था इस सत्र के साथ, जो लक्ष्य था, कितना पूरा हुआ? क्या कहना सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस पूरे सत्र को लेकर, शीतकालीन सत्र को? देखिए, जैसे ऋतु वैलिडिटी एड्रेस जो किया सभापति ने, तो उन्होंने साफ कहा कि जब वो ऑफिस जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, यानी सभापति को लेकर या उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, तो ये उनका पहला सेशन था। और उन्होंने, जैसा कि आप अभी चर्चा कर रही थी अनुज के साथ, कि किस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला है पूरे, अगर हम इस शीतकालीन सत्र की हम बात करें, तो उन्होंने इस पर दुख जताया और कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने जो पोस्टर्स लेके आए, उन्होंने जो हल्ला हंगामा किया, वेल में आए, और जो विपक्ष का रवैया रहा वो सही नहीं था। और वो आशा करते हैं, भविष्य में आशा करते हैं कि आने वाले जो सत्र होंगे उसमें विपक्ष का जो रवैया होगा वो ऐसा नहीं होगा। अगर हम उत्पादकता की अगर हम बात करें तो आप देखें कि अगर पिछले जो सत्र हुए हैं उस सत्र के मुकाबले इस बार जो प्रोडक्टिविटी है वो 121%, खासकर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में बढ़ी है। और अगर हम डेटा की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो बिल थे कि टोटल 8 बिल पास और ये रिटर्न हुए। और अगर हम डिस्कशन की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो था वो वंदे मातरम पर था। वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ हुई और जिस तरीके से उसमें पक्ष और विपक्ष ने हिस्सा लिया, और जिस तरीके से विपक्ष ने खास करके इस वंदे मातरम को लेकर के अपनी जो शिकायतें थी, अपनी जो एलिगेशन थी, वो
सत्ता पक्ष को दिया, और सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के इतिहास में छेड़छाड़ की गई, जिस तरीके से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान नहीं बनने दिया गया, उसको लेकर के राज्यसभा में जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक एक करके सारे पत्ते, सारे जो पन्ने जो इतिहास के वंदे मातरम को लेकर जो रवैया रहा कांग्रेस का, जो रवैया रहा जवाहरलाल नेहरू का, और जवाहरलाल नेहरू का जो रोल रहा इस वंदे मातरम के पूरे ऐतिहासिक ताने बाने को ध्वस्त करने में, उसको लेकर के गृह मंत्री ने जवाब दिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्कशन हुआ वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के, चुनाव सुधार को लेकर के, जिस तरीके से विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, जो सांसद है और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार में एक तरह से आंदोलन बनाने की कोशिश की और उसको ये कहा गया वोट चोरी का नाम दिया गया। लेकिन जब बिहार के रिजल्ट आया, जब बिहार का जो चुनावी परिणाम आया, तो उसने साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया कि कोई एसआईआर को लेकर जो मुद्दा बनाना चाह रहे थे राहुल गांधी, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया और एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में सत्ता में आई। अब जब दूसरे राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, खासकर बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में भी एसआईआर को लेकर के हंगामा वहां पर शुरू किया जा रहा है ममता बनर्जी की बिल्कुल आलोक, अगर पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र की बात करें तो रिकॉर्ड उत्पादकता रही है और बेहतर रहा है शीतकालीन सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आपका भी, अनुज आपका भी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ओ हरि भैया, और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अफेयर्स मिनिस्ट्री के निकुंज दल जी और एडिशनल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी और पूरे हम लोगों का जो टीम है उनकी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन पार्लियामेंट का बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया, रिपोर्टिंग किया। ये 2025 का विंटर सेशन देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसको आगे ले जाने में ये शीतकालीन सत्र बहुत बड़ा काम किया है। कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चर्चा जो हुई, वंदे मातरम हमारा देश का शान, हमारा जोश, देश के लिए काम करने का जो समर्पण, इसको एक तरीके से उजागर करते हुए 150 वर्ष पूरा होने पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद करते हुए वंदे मातरम को हम लोगों ने मनाया और बहुत लंबा चर्चा हो करके हम लोग ने एक तरीके से फिर से देश में देशभक्ति का एक जागरण को आगे बढ़ाया है। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स, बहुत लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के सवाल उठाने का कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो दोनों सदन में बहस हुई उसके बाद पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और चुनाव प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने आरोप लगाया सबका पर्दाफाश भी हो गया, सच्चाई सामने में आया और देश के लोगों ने देखा है। इसलिए पहली बार ये आप लोगों को जानकारी में, इलेक्शन में बदलाव के लिए अगर कानून बनाता है तो उस पर चर्चा बहुत बार हुए हैं, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाते हैं, लेकिन अलग से स्पेशल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहली बार हुई है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए कितना रेडी रहता है। एसआईआर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, कई बार हुए हैं, कभी चर्चा होते नहीं थे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसमें बाकी प्रक्रिया एसआईआर को लेकर के भी पूरा 2 दिन बहस होने के बाद दोनों सदनों में, और जब जवाब हुआ, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया और हमारे मेघवाल जी ने और सदन नेता नड्डा जी ने भी उसको अपना बात रख करके काफ़ी चीज़ क्लियर किया। मैं मानता हूं कि इस चर्चा के बाद कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं है, इसलिए
अपोजिशन के लोग धन्यवाद देना चाहिए। पहली बार इलेक्शन रिफॉर्म्स पे स्पेशल चर्चा हम लोगों ने पहली बार इस सत्र में किया है। जो बिल पारित किया है एक रूटीन बिल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये बिल पास किया गया, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पास किया गया। रिफॉर्म्स के दृष्टि से ऐसा रिफॉर्म जो हर एक गरीब का जिंदगी को बदल देने वाला रिफॉर्म्स, रूरल इंडिया ग्रामीण भारत को सुधारने वाला रिफॉर्म्स, हर एक भारतीय का जिंदगी में लाभ पहुंचाने वाला रिफॉर्म्स और भारत को महाशक्ति बनाने वाला रिफॉर्म्स इस बार कदम उठाया गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में, जैसे मोदी जी ने कहा 3 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस ये इस विंटर सेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पहला तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, आम आदमी का जो हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के लिए जो उनको किस तरीके से हम सुरक्षित रखें, उसका चिंता से लेकर के राष्ट्र का सुरक्षा तक। ये सेस बिल पास करने के बाद पुराने कानून जो अंग्रेजों के ज़माने से भारतीय लोगों को दबाने के लिए, सजा देने के लिए कानून बनाया, ऐसे पुराने कानूनों को हटाने के लिए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पारित किया गया। और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, शांति बिल कितना बड़ा रिफॉर्म्स है। एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए जो शांति बिल पास किया है, शांति बिल पास होने के बाद अब न्यूक्लियर एटॉमिक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। फिर सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा में इंश्योरेंस को लेकर के जो बड़ा फैसला हुआ है, इसमें देश के लोगों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जिंदगी में सुरक्षा का भाव देने वाला है। उसका पर किस तरीके से जिंदगी इंश्योर करने के जो कदम उठाया गया है, इसका बहुत बड़ा रिफॉर्म्स का ये कदम है। और कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास में जो बिल पास किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, राम जी राम, विकसित भारत राम जी राम बिल। ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था, जिसको लोगों ने लूट कसोट का एक जरिया बना कर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। उसको सुधारने के लिए जी राम जी बिल लेके आया। इसमें 125 दिन का रोजगार गारंटी, करप्शन को रोकने के लिए व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ में क्वालिटी काम होगा अभी ग्रामीण इलाकों में। इतना बड़ा काम जो मोदी सरकार ने जो किया है, पार्लियामेंट ने जो पारित किया है, जी राम जी बिल ग्रामीण भारत को एक तरीके से क्रांतिकारी तरीके से बदलने का ये बिल है। इसलिए मैं मानता हूं कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का बहुत तेजी से जो गाड़ी आगे बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा नमूना हमको इस बार देखने को मिला है। और ये एक्सप्रेस रुकने वाला नहीं है, ये और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। 2 बिल हमने कमेटी में भेजे हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री का हमने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर किया है। 2-3 दिन में कमेटी बन जाएंगे, सब बड़े पार्टी के सदस्य को इसमें मेंबर बनाया जाएगा। दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025, इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है।
तो कुल मिलाकर के मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मैं अपना संतुष्टि व्यक्त करना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं इस विंटर सेशन से। इतना बड़ा रिफॉर्म का एक्सप्रेस का गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला काम हो गया तो हम तो नेचुरली खुशी होना ही है। काम होता है तो खुशी मिलती है, काम नहीं होता है तो हम दुख हो जाते हैं। तो इस सत्र में बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा कैबिनेट, हमारे मंत्री साथियों का, एमपीज का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ऑपोजिशन पार्टी के भी, भले ही कुछ उन्होंने कल लोकसभा, परसों लोकसभा में भी और कल भी और रात में राज्यसभा में कुछ ऐसा हरकत किए हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन ने मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है। इसलिए ये मेरा अंतिम वाक्य से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, ये आप लोग भी ध्यान रखना है। इसी के जरिए से भारत विकसित भारत बनने वाला है। धन्यवाद। विपक्ष कह रहा था कि वो लगातार इस पर चर्चा की मांग लगाया था हमने की तरफ से भरोसा दिलाया। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने इस पर चर्चा करने से मना किया, क्या ये कह रहे हैं? देखिए, पोल्यूशन पहले दिन से सबने कहा कि पोल्यूशन पे चर्चा होना चाहिए, कांग्रेस ने भी मांग की है। हम लोग ने फिर लिस्ट किया कि सारा लिस्टेड बिजनेस पारित होने के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करना है, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है पोल्यूशन, सब मिलकर के समाधान निकालना है। और क्या क्या काम किया वो भी लोगों तो बताना ज़रूरी है। तो 3 मेंबर, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, श्रीमती कनिमोई और श्रीमती बांसुरी स्वराज, 3 मेंबर के नाम से एडमिट किया और लिस्टेड था। तुरंत जी राम जी का जवाब के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करने के लिए फाइनल हो गया। कांग्रेस वालों को हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, स्पीकर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, बोलता नहीं पोल्यूशन को छोड़ दो, बोलता वो लोग। मंत्री तो तैयार करके आए थे, हम लोग तो पोल्यूशन पे पूरा दिन भर चर्चा के लिए तैयार हो गया। कांग्रेस ने फिर भड़का की बाकी पार्टी को भी उकसा करके वेल में, सदन के वेल में, कुएं में कुदवा करके पूरा हंगामा कराया और फिर पोल्यूशन चर्चा को बंद कराया। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग दुखी है इसलिए कि एक विषय रह गया ऑपोजिशन की वजह से। कहा भी है, आपके सामने में भी बोला होगा उन्होंने कि पोल्यूशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं, वो जी राम जी को ही अपोज करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शीतकालीन सत्र के समाप्त होने पर दोनों सदनों की उत्पादकता को लेकर संतुष्टि जाहिर की, खुशी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा शीतकालीन सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उस रफ्तार से ये बढ़ा है। उन्होंने जिक्र किया 2 महत्वपूर्ण एक तरह से चर्चाएं जो हुई, वंदे मातरम को लेकर और चुनाव सुधारों को लेकर। ये 2 महत्वपूर्ण चर्चा है जो भारत के अतीत से लेकर भारत के भविष्य यानी विकसित भारत तक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेकर कई बिल पास हुए हैं, जो बिल पास होते हैं उसमें सदन में चर्चा होती है, लेकिन चुनाव सुधारों को और खासकर एसआईआर की प्रक्रिया जब पूरे देश में जारी है, ऐसे में चुनाव सुधारों पर इस तरह की चर्चा पहली बार सदन में हुई। विपक्ष की बड़ी मांग थी जिसे सत्ता पक्ष ने माना और उस पर यह चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से ग्रामीण भारत की तस्वीर इस शीतकालीन सत्र के साथ बदलने जा रही है। जी राम जी बिल ग्रामीण भारत के विकास, रोजगार और इंफ्रा विकास के दिशा में एक महत्वपूर्ण बिल बनने जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20 सालों में मनरेगा को लेकर जिस तरह की भ्रष्टाचार था, जिस तरह की उसमें
जिस तरह के उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको भी खत्म करते हुए जीराम जी नया बिल एक तरह से पारित किया गया है। अंत में उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर एक अफसोस है क्योंकि प्रदूषण पर कांग्रेस की तरफ से चर्चा की मांग की गई थी, सदन ने इस मांग को माना था, लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस चर्चा की स्वीकृति दी थी, लेकिन अंत समय में कांग्रेस ने इस चर्चा पर चर्चा करने से इस विषय पे वापस ले लिया, जो कि जनता से जुड़ा एक मसला था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से अवैध और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो BLO द्वारा अपलोड किए गए इन्यूमरेशन फॉर्म की जांच, जन्म मृत्यु पंजीकरण से आंकड़ों का मिलान, सुनवाई नोटिस वाले मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया, दावे आपत्तियों के दस्तावेजों की जांच और पूरी सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7 करोड़ 8 लाख नामों में से लगभग 31 लाख अनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई नोटिस भेजे जाएंगे, जबकि 1 करोड़ 36 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान AI तकनीक से की जा रही है, जिनके दस्तावेजों की कड़ी जांच होगी। साथ ही FRRO से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। आयोग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई है, जहां कई BLO और AERO को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग का ये कदम मतदाता सूची को शुद्ध कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। इस पूरी खबर पर सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी सीटों के लिए, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, उसके पीछे के कारण है कि एक बार फिर जो जानकारियां सामने आई हैं, अवैध फर्जी मतदाताओं पर सख्ती बरतते हुए पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष एक तरह से एक शुद्ध मतदाता सूची को जारी करना मकसद है,
जिसे लेके सभी सीटों पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का ये बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर बंगाल भेजे गए हैं। बीएलओ द्वारा अपलोड फॉर्म की जांच होगी। ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स 294 सीटों पर जो जानकारी प्राप्त हुई है अभी तक, इन्यूमरेशन फॉर्म की एक तरह से जांच एक बार फिर होगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर तमाम तथ्यों पर एक बार फिर से जांच होगी। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बड़ा कारण क्या है माइक्रो ऑब्जर्वर्स को नियुक्त करने का? पारदर्शी शुद्ध मतदाता सूची या फिर कुछ और शिकायतें सामने आई हैं जो अभी तक की इन्यूमरेशन फॉर्म सामने आए हैं उसे लेकर? रितु जी देखिए, 7 करोड़ 8 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में आया है और इस 7 करोड़ 8 लाख लोगों में 31 लाख अनमैप्ड है और 1 करोड़ 66 लाख है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 67 लाख को लेके अभी भी निर्वाचन कमीशन संदिग्ध है। उसके लिए उनको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड और उसका जो एनिमेशन फॉर्म किया है वो जांचा गया है, लेकिन ये काम अब राज्य के जो ईआरओ है या फिर एईआरओ है उनके भरोसे कमीशन नहीं छोड़ रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है ऐसे लोगों को इस काम के लिए वो जिम्मेदारी दे रहे हैं। और क्या काम करना पड़ेगा? काम एक, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है एनुमरेशन फॉर्म का बीएलओ के द्वारा, उसको जांचा जाएगा। क्यों जांचा जाएगा? क्योंकि बारुईपुर ईस्ट में देखा गया है कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटी जो एक पॉलिटिकल नेता है वहां के, वही बीएलओ पे काम कर रहे थे। कमीशन ने कहा आप उनको हटवा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हटे, जिसके चलते 4 आदमियों को कमीशन ने सुकॉस किया है, जिसमें एईआरओ भी शामिल है। और क्या कारण है? देखा जा रहा है कि जीवित व्यक्ति को मृत बनाया दिया गया है। देखा जा रहा है कि एक वोटर जो कोचबिहार के जो अशोकनगर के भी वोटर्स है और साथ ही साथ सैनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के भी वोटर है, ऐसा कैसे हो गया? इन सारे बातों को लेकर इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर नजर रहेगी और डेट और बर्थ यानी जन्म और मृत्यु संक्रांत जो बर्थ सर्टिफिकेट दिए गए उसके ऊपर ही, क्योंकि ऐसा देखने को आया है कि एक घटना सामने आई है कि जहां पे देखा जा रहा है कि बच्चे का जन्म हुआ है 5 मार्च 2007 को और उसका सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है पिछले साल 2006 को। तो 2006 के आधिकारिक पहले से जानते थे 1 साल बाद ये बच्चा पैदा होने वाला है। तो ये सारी बातें हैं और इसके साथ साथ जो सुनवाई होगी, जो हियरिंग होगी, उसमें भी ये माइक्रो ऑब्जर्वर नजरदारी करेंगे कि किस तरह से ये सुनवाई हो रही है। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ममता सरकार ने कहा है कि आप लोग हियरिंग में जाइए, जिन लोगों को क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का नोटिस मिला है वो लोग सरकार की तरफ से मे आई हेल्प यू एक कैंप आयोजित किया गया है और उसमें जाइए और उसमें जाके आप कहिए आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, सरकारी आला उनको मदद करेंगे कि कैसे उनको ये दस्तावेज मिलेगा। अब सवाल ये है, जो पिछले 1 महीने में इन्यूमरेशन जब एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म बचा और पिछले दिनों से जो दस्तावेज उनके पास नहीं था, अब कैसे वो दस्तावेज वो हासिल करते हैं? तो इसके लिए भी माइक्रो ऑब्जर्वर वो जो सारे डेटा जो दिए जाएंगे, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से वो जांच करेगी। मतलब एक तरफ से राज्य सरकार की जो आधिकारिक है, कहीं जाके ये पता चलता है कि संदिग्ध वोटर्स को हटाने में निर्वाचन कमीशन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए इतने सारे नंबर्स में वो माइक्रो ऑब्जर्वर नियोग करने के लिए नियोग किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, बहुत विस्तार से आपने बताया कि क्या क्या कारण रहे हैं। अभी तक राज्य इकाइयों ने जिस तरह से तमाम अधिकारियों ने इन्यूमरेशन फॉर्म में जो जानकारियां दी हैं, उन्हें एक बार फिर निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग पूरे एक तरह से पारदर्शी तरीके से एक बार फिर उस पूरी मतदाता सूची की गहन पड़ताल करना चाहता है। जो मतदाताओं को अगर एन्यूमरेशन फॉर्म में उनके पते और उनकी एक तरह से उनकी मौजूदगी पर किसी तरह का सवाल है, तो उन्हें एक मौका भी दिया जा रहा है कि अगर उनके पास कुछ तथ्य नहीं है तो वो एक बार फिर उन्हें साबित करें, सामने लेकर आए। जो कि लगातार ममता बनर्जी का कहना है कि अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो आप अधिकारियों के पास जाएं
और उनसे एक गुहार लगाए। तो एक मौका उनके लिए भी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी ये चाहते हैं कि हर तरह से इसकी जांच पड़ताल हो, एक शुद्ध और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची पश्चिम बंगाल की सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। ढाका में आज तड़के प्रसिद्ध बंगाली सांस्कृतिक संगठन छाया नट के परिसर में तोड़फोड़ की गई और आंशिक रूप से आग लगा दी गई। ये घटना इनकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आने के कुछ ही घंटों बाद हुई है। ये घटना रात करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच राजधानी के धनमंडी इलाके में स्थित छायानट संस्कृति भवन में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात लोगों का एक समूह जबरन इमारत में घुसा, फर्नीचर और संगीत उपकरणों को तोड़ दिया तथा परिसर के अंदर और बाहर सड़क पर आग लगा दी। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने इमारत में तोड़फोड़ की और कबाड़ का इस्तेमाल कर आगजनी की। बाद में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट और चेहरे ढकने वाले कपड़े पहन रखे थे। हालात को काबू में करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बाद में बांग्लादेश सेना और पुलिस को तैनात किया गया। 1961 में स्थापित छाया नट बांग्लादेश की सबसे प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक है, जो बंगाली संगीत, विरासत और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार के लिए जानी जाती है। इस घटना ने मौजूदा अशांति के बीच सांस्कृतिक और सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। और आइए सिलसिलेवार तरीके से एक बार आपको बताते हैं कि किस तरह से लगातार बांग्लादेश सुलग रहा है। 12 दिसंबर को कट्टरपंथी इनकलाब मंच के नेता हादी को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और यहीं से हिंसा भड़की। अशांति फैलने के बाद 13 दिसंबर को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए। 14 दिसंबर को बांग्लादेश की दुश्मन ताकतों को 18 दिसंबर को बांग्लादेश में 2024 के विद्रोह के नेता हादी की मौत हुई और 18 दिसंबर को हत्या की कोशिश में घायल हुए थे हादी। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था एयर एम्बुलेंस के जरिए। हादी की मौत की खबर फैलने के बाद ढाका में हिंसा भड़क गई। युवा नेता हादी की मौत के बाद सड़कों पर कई बांग्लादेशी युवा उतरे। अखबार और राजनीतिक दलों की इमारतों को निशाना बनाया। इस भीड़ ने हिंसा और आगजनी के बाद हालात चिंताजनक बने रहे। वहीं चिट्टग्राम में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर भी हमला किया गया। बांग्लादेश में लगातार जिस तरह से एक हिंसा का दौर दिखाई दे रहा है और इस ताजा हिंसा में 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन, अन्य छात्र संगठनों का धरना, शाहबाग में भी विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए। भारत के सहायक उच्चायोग की ओर बढ़ने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस इलाके में हल्की झड़प भी हुई। जिस तरह से भारत के सहायक उच्चायोग की ओर ये भीड़ बढ़ी, और बांग्लादेश में ताजा हिंसा पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। डॉक्टर जाकिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले डॉक्टर जाकिर यही जानना चाहेंगे कि ये जो ताज़ा हिंसा है, इस ताज़ा हिंसा में क्या बड़ी बातें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से भारत के सहायक उच्चायुक्त को भी एक तरह से इसमें शामिल करते हुए, निशाना बनाते हुए, और जिस तरह के प्रदर्शन और जिस तरह से पूरी बांग्ला संस्कृति को तहस नहस करने का एक और इस हिंसा में एक कदम आगे बढ़ के दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए, इसमें दोनों शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो आंतरिक शक्तियां हैं जो शेख हसीना के खिलाफ हैं और उसको शेख हसीना को भारत के खिलाफ भी कर रही हैं। दूसरी जो है वाह्य शक्तियां जो भारत की इतनी बड़ी अच्छी दोस्ती थी आज 20 साल से, उसको ख़त्म करने में लगी हैं और उसको नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें पाकिस्तान है और चाइना नंबर 1 पे जा रहे हैं। वो इन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भड़काना, उनको गलत रास्ते पे डालना, एंटी इंडिया की कोई भी अवसर को नहीं छोड़ना, ये सारी चीज़ें जा रही हैं और इसके नतीजे जो है आने वाले कल में बांग्लादेश को खुद भुगतना पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी है, अर्थव्यवस्था है, उसका कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश के जो शुभ चिंतक हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको समझना चाहिए कि कोई भी शक्ति जो उनके अंदरूनी मामले में आके ये इस तरीके की घटना कर रही है उस पर रोक लगाएं और अपने छात्रों को कैंपस में वापस भेजें। ये छात्र तो बिल्कुल जो है विद्रोही की तरह जो है अपने ही देश की बर्बादी में लगे हैं और जब से शेख हसीना वहाँ से हटी हैं तो लगभग कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर इस तरीके के हमले हुए हैं। और ये दीपू जो मरहूम दीपू कहा जा सकता है, इनकी ये तो अति हो गई कि इनकी लिंचिंग की गई, फिर इनको जो है पेड़ में बांध के जलाया गया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसे मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी, इस पे विचार करके इस पे कोई काम करे। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश, जिसे कहा जाता है पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, तो बांग्लादेश को सही रास्ते पे लाने के लिए और भी निगोशिएशन, ट्रैक टू डायलॉग करना ज़रूरी है। डॉक्टर जाकिर, छात्र नेता की मौत के बाद से जो माहौल बना है इस समय बांग्लादेश में, इसके केंद्र में आखिर बांग्ला अस्मिता बीच में दिखाई देती है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतों का विद्रोह और गुस्सा आखिर है किस पे? देखिए, कट्टरपंथियों का जो विद्रोह है वो ये है कि मतलब जोर और ज़बरदस्ती से पावर में आ जाना। ये सब जान रहा है कि यूनुस एक बहुत ही बूढ़े हुए और एक बहुत ही एजेड जो है पर्सन वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो है पूरी पब्लिक को एंटी इंडिया मोबिलाइज करके, एंटी बांग्ला की जो नेचर है मोबिलाइज करके पावर में आना है। और इलेक्शन का डिक्लेरेशन तो हो ही गया है, 12 फरवरी 2026 अगले साल होगा। तो साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडर थे, उनकी प्रतिमा को ही नहीं तोड़ा गया बल्कि इसी विद्रोह में, इसी जो है दंगे में उनके घर को भी फिर से जला दिया गया। तो ये एक पूरी साजिश के तहत जो है बांग्लादेश की जो इंडिपेंडेंट छवि 1971 से बन के उभरी थी उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जमात इस्लामी का भी जो है बैन ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें साफ जाहिर है कि वो कंट्रीज़ जो कभी बांग्लादेश के हिस्से थे, अपने ज़ख्म को चाट रहे थे, आज उनको मौका मिला है। ये आंतरिक रूप से बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं। इसके एक भी कारण है कि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत के साथ रह के जो है आर्थिक उन्नति किया था, इसे 20 साल में लगभग 600% जो है ट्रेड ग्रो किया था, उनकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर गई थी, टेक्सटाइल का ग्रोथ हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म के कगार पे आ गया था। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो गया क्योंकि उनकी कंट्री जो है अपनी जो है एक टेररिज्म में बढ़ गई है, उनको कर्जे पे चलना पड़ रहा है, तो वो बांग्लादेश को अपने समानांतर लाना चाहते हैं। ये मैं यही कहता हूँ कि बांग्लादेश हमेशा से, बंगाल हो या वेस्ट बंगाल हो या बांग्लादेश के लोग हैं, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअली साउंड रहे हैं। यहीं से जो है आज़ादी का बिगुल भी चला था। तो ये एक बहुत ही ट्रैक टू डायलॉग पे हमारे यहाँ से राइटिंग भी होना चाहिए, वहाँ के लोगों को समझाना चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एंटी इंडिया का कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को, अपनी कंट्री की इमेज को, अपनी कंट्री की साख को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कल चाहे चाइना को देख लीजिए कि शेख हसीना जब उनके यहाँ गई थी, जब पावर में थी, तो चाइना ने उनको कर्ज देने से इनकार कर दिया था। आज वो तैयार है कि 2 अरब से ज़्यादा जो वो लोन देने का तैयार है और कह रहा है कि 24 से
50 अरब जो है हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल साफ जाहिर हो रही हैं कि वहाँ से इंडिया के और बांग्लादेश के जो संबंध है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको ख़त्म करके, और मुझे लगता है कि कहीं ये पाकिस्तान इस मंशे में ना हो कि फिर से बांग्लादेश को मिला लिया जाए। बिल्कुल, तो फरवरी में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में मोहम्मद यूनुस पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है इस तरह की कट्टरपंथी ताकतों को नियंत्रण करना, कि जो माहौल इस समय चुनाव से पहले बिगड़ रहा है बांग्लादेश को, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जाकिर आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले की जांच के तहत व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी फोटो भी उन माफियाओं के साथ है, जांच होने पर सच सामने आएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। और दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी हवाई सफर में रुकावट जारी रही। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण आज दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल 89 प्रस्थान उड़ानें रद्द की गई हैं, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। वहीं 73 आगमन उड़ानें भी रद्द की गई हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी खराब होती जा रही है, जिससे समूचे क्षेत्र में उड़ानों पर बुरा असर पड़ा है। विमानन नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने आगामी 10 फरवरी तक की अवधि को आधिकारिक कोहरे की अवधि के रूप में घोषित किया है। रेल और हवाई अड्डों पर संचालन बुरी तरह प्रभावित है। IGI एयरपोर्ट से जुड़ रहे संवाददाता देवेंद्र रावत। देवेंद्र, एयरपोर्ट और साथ ही साथ रेलवे दोनों की हम ताज़ा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे आज सुबह से जिस तरह की हालत रही है कोहरे की। देखिए ऋतु, जैसे ही ये कोहरे की स्थिति उत्तर भारत पे घनी कोहरे की जो स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद ही जो नागरिक उड्डयन परिचालन है उसमें समस्याएं आनी शुरू हुई हैं। कल रात से ही लगातार कई फ्लाइट्स जो हैं पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में जो है वो प्रभावित हो रही हैं, डिलेज हो रहे हैं, कई बार कैंसिलेशन भी हो रहा है। यहाँ पे कई हमें यात्रीगण भी मिले जो कि जिनकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी और उस डिले होने के कारण उनकी जो फ्लाइट जब मिस हो गई हैं, तो बहुत इस प्रकार के केसेस भी सामने आ रखे हैं। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे अब कैटेगरी 3 का प्रोटोकॉल लागू हो गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं, क्योंकि अब वही विमान जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं जो कैटेगरी 3 प्रोटोकॉल के तहत हो, और वो पायलट्स जो कैटेगरी 3 में जो है वो कैट 3 में जो वो उसे
परिचालन कर सकते हैं, वही पायलट्स को अनुमति होती है। तो इस कारण से जो है डिलेज और बढ़ रहे हैं। हालांकि सभी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों को सूचना देनी शुरू कर दी है, जैसे वो टाइमली इंफॉर्मेशन देते भी हैं कि अपनी फ्लाइट्स का जो है ब्यौरा वो पता करके आए। हालांकि दिल्ली इस वक्त आईजीआई एयरपोर्ट पे फिलहाल सामान्य परिचालन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने जिस प्रकार की भविष्यवाणी की है कि उससे लगता है कि जो शाम का जो परिचालन होने वाला है या अर्ली मॉर्निंग जो कल जो स्थिति होगी, इसी प्रकार वहां पे डिलेज हो सकते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, आने वाले दिनों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज और मौसम विभाग ने जिस तरह से कोहरे की भविष्यवाणी की है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में रेल यात्रियों और हवाई यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद अभी तक की जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद के तेलंगाना में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोक सेवा आयोगों को उम्मीदवारों के चयन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। Indian emergence as an important economic and political power has been made possible by the major contribution of the civil servants selected and groomed by the public service commissions in the country. You have been contributing to India's story of growth and development through the commissions you lead. और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे